हेलो दोस्तों। मैं आपके सामने मई का करंट अफेयर्स लेके आ रहा हूँ। अभी मई में केवल 6 डेज़ ही हुए हैं और अभी जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा। तो एक 4 मई का आया था करंट अफेयर्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक पार्ट इन नैम ऑन 4 मई। देखिए, नैम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को कहा जाता है। ये स्टार्ट किया गया था नेहरू जी और उस समय के जो कुछ ऐसे लीडर्स थे जो किसी भी तरह के पावर ब्लॉक में नहीं जाना चाहते थे। कोल्ड वॉर का एरा था, शीत युद्ध का एरा था, और शीत युद्ध के युग में नेहरू जी जैसे जितने भी सोच के व्यक्ति थे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि ना तो हम रूस के साथ जाएंगे, ना ही हम अमेरिका के साथ जाएंगे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज 6 years ऑफ ऑफिस, Prime Minister Modi took part in non-aligned movement via video conferencing. He raised issues about terrorism, फेक न्यूज़ एंड डॉक्टर्ड वीडियोस। तो उन्होंने किस किस चीज़ के बारे में जिक्र किया है? तो आजकल फेक न्यूज़, बहुत सारे फेक न्यूज़ के केसेस आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्ड वीडियोस के केसेस आते हैं, और टेररिज्म से रिलेटेड आजकल चल भी रहा है। बहुत सारा जो ऑपरेशंस है भारतीय सेना वो कर रही हैं जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। तो 6 वर्ष के कार्यकाल में पहली बार पीएम मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन से रिलेटेड जो मीटिंग होता है हर साल तो नहीं हो पाता है, 2 साल 3 साल में होता है, तो उसमें पहली बार अटेम्प्ट किया है मोदी जी ने 2014 के बाद से अब तक। 2016 में उन्होंने स्किप किया था इसको। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम है क्या? तो नैम एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। तो इसमें देखिए कुछ नाम मैंने आपके सामने डाले हुए हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हैं गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो और घाना के क्वामे एनक्रुमा ने इसको स्टार्ट किया था, इसको आरंभ किया था। और कहाँ किया था? तो बेलग्रेड। बेलग्रेड कहाँ है? यूगोस्लाविया। बाद में यूगोस्लाविया बहुत सारे कंट्रीज़ में टूट गई है। आज के डेट में चेकोस्लोवाकिया है या आपका क्रोएशिया है, ये सब सब यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करती थी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो 2012 तक इसमें 120 मेंबर्स हैं टोटल, राइट। तो नैम जो है वॉज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1961। टोटल मेंबर्स 120। और मेन कंट्रीज कौन कौन सी थे? यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडिया, ठीक है। तो ये सारा आपका इसमें शामिल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बन के आ सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नैम का? तो नैम का हेडक्वार्टर है जकार्ता, जो कि कैपिटल है कहाँ की? इंडोनेशिया की, राइट। और इस बार का जो मीटिंग हुआ ना, उसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन कौन सा देश था इस बार? तो अज़रबैजान। अज़रबैजान इसका चेयरमैन था। और मेनली जो ये मीटिंग होनी थी वो अक्टूबर में ही होनी थी। और अभी जो है कुल 30 देशों ने मिलके इसको रीओपन करने की, फिर से रीइग्नाइट करने की इसको कहा है कि नैम को फिर से एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। 2016 में इसका चेयरमैनशिप किया था वेनेजुएला ने। 2016 में किया था वेनेजुएला ने, ठीक है। तो इस तरह से नैम से रिलेटेड, क्योंकि नैम फिर से न्यूज़ में आ गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट है यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 पोस्टपोन्ड। 31 मई को होना था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, सिविल सेवा परीक्षा 2020 का, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और बाद में 20 मई के आसपास यूपीएससी फिर से नोटिफिकेशन जारी करेगी कि किस डेट को लिया जाएगा। अब यूपीएससी किस तरह की बॉडी है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग किस तरह की बॉडी है? तो ध्यान ये रखना है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न किया गया। 1926 में एक एक्ट लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, जिसके आधार पर पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में हुआ था। जिसके बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत इसका नाम बदलकर फेडरल सर्विस कमीशन किया गया, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन किया गया था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर इसका नाम फेडरल की जगह यूनियन किया गया, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखिए, ये जो पार्ट 14 है, भाग 14 है संविधान का, वो पूरा का पूरा इसी से रिलेटेड है, लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। 3 तरह के लोक सेवा आयोग होते हैं। एक केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एक राज्य स्तर पर स्टेट
का पीसीएस होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, और बहुत सारे राज्य भी मिलकर एक लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, संयुक्त लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये 3 तरह के इसमें चीज़ है। तो आर्टिकल 315 से लेकर 323, आपसे अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस आर्टिकल के तहत यूपीएससी का गठन किया गया, तो आर्टिकल 315 के तहत। अब ये काम क्या करती हैं, तो जितने भी हाई लेवल के एग्जाम्स हैं, उच्च स्तरीय परीक्षाएं हैं, जैसे आईएएस आईपीएस वाला जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, या आपका आईईएस का एग्ज़ाम होता है, इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम होता है, या एनडीए का एग्ज़ाम होता है, जो आजकल यूपीएससी ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी 4 अक्टूबर को। तो ये सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। क्लास 1 कह सकते हैं, ग्रुप ए का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। करेंटली इसके चेयरमैन कौन है, तो अरविंद सक्सेना इसके चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है, इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व रेज्ड अप टू $479.45 बिलियन। ये हाईएस्ट है अब तक, इससे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व इंडिया में नहीं हुआ था। तो ये फॉरेक्स रिजर्व होता क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है? तो दोस्तों इसको समझिए कि सपोज़ भारत को बाहर से कुछ भी लाना होगा, कुछ भी खरीदना होगा, तो हम विदेशी मुद्रा में ही, फॉरेन करेंसी में ही कर सकते हैं। तो ऐसे में इंडियन रुपी जब आप लेकर जाएंगे, तो आपको इसको एक्सचेंज करना होगा फॉरेन करेंसी में, देन ओनली हम बाहर से चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ऐसे में जितने भी बाहर से लोग आएंगे वो फॉरेन करेंसी लेकर आएंगे, और जितने भी इंडिया से लोग बाहर खरीदने जाएंगे वो इंडियन रुपी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसलिए आरबीआई को ये पावर है कि वो फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट कर सकती है। तो ऐसे में अगर भारत के पास सफिशिएंट रिजर्व होगा, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अगर इम्बैलेंस भी होता है, सपोज इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो भी बहुत दिनों तक इंडिया को आईएमएफ से लोन नहीं लेना होगा। ठीक है, तो ये बात थी फॉरेक्स रिजर्व की। तो जिस कंट्री का जितना अच्छा फॉरेक्स रिजर्व होता है, उसे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड जो करना पड़ता है, आंतरिक और बाह्य जो व्यापार करना होता है, वो काफ़ी दिन तक उनका स्टेबल रहता है। ऐसे में $1000 बिलियन क्रॉस कर चुका है, करके नंबर 1 पर है चाइना। नंबर 1 पर है चाइना। और भारत कौन से स्थान पे है, तो भारत फॉरेक्स रिजर्व में, विदेशी मुद्रा भंडार में 8वें स्थान पर है। राइट, भारत 8वें स्थान पर है। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि फॉरेक्स रिजर्व इज यूज्ड इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा रिजर्व का उपयोग दुनिया भर में विभिन्न मुद्राओं में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात में किया जाता है। तो ये तीसरा टॉपिक था विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 3 मई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये 3 मई को होता है। देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है, इस बार का इसका थीम या इसका विषय क्या था, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। बिना भय के और बिना किसी चाटुकारिता के हम क्या करेंगे, जर्नलिज्म, इसकी ओर बढ़ावा देंगे। इंडिया के लिए ये काफ़ी मैटर ऑफ कंसर्न है, बहुत ज़्यादा सोच वाली बात है कि भारत साल दर साल प्रेस स्वतंत्रता में नीचे खिसकता जा रहा है। 2018 में 138वें स्थान पर था, 2019 में 140वें स्थान पे था, 140th रैंक पर था, और 2020 में 142वें स्थान पर था, 142nd पर आ गया। राइट, तो मतलब हमारी जो स्वतंत्रता है वो छीनी जा रही है। मतलब 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है प्रेस को, और अगर उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है, मतलब कम हो रही है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो ये हालांकि जो प्रेस स्वतंत्रता का जो इंडेक्स है, सूचकांक है, वो जारी कौन करता है, तो एक एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो इंडिया इज एट 142nd रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, रिलीज बाय पेरिस बेस्ड एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो पेरिस स्थित एनजीओ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत 142वें रैंक पर है। ठीक है, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनकर आ जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, तो 3 मई को। नेक्स्ट, आजकल दोस्तों एक स्कीम, पुरानी स्कीम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। दोस्तों
गवर्नमेंट ने 2 साल के लिए इसको टर्मिनेट कर दिया है कि हम ऐसा कोई भी फंडिंग नहीं करने जा रहे हैं इस स्कीम के थ्रू। कारण क्या है कि जो कोरोना वायरस के कारण बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था के ऊपर चोट पड़ी है, मार पड़ी है, इसके मद्देनज़र कि इससे जो पैसा सेव होगा उससे हम कोविड-19 को एक तो कमबैक इंडिया के लिए कमबैक के लिए और उसको काउंटर करने के लिए कोविड-19 को। तो अब ये चर्चा में है। हालाँकि एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि 30% तक जितने भी सांसद हैं उनकी सैलरी को भी रिड्यूस कर दिया गया है इस वित्तीय वर्ष के लिए। ठीक है? तो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दैट इज़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ये कब लाया गया था? ऐसा क्वेश्चन अब पूछा जा सकता है क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 23 दिसंबर 1993। दोस्तों कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यह स्कीम किस प्राइम मिनिस्टर के समय पर आया था? तो इसका सही आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। तो मैंने लिखा हुआ भी है, पीएम नरसिम्हा राव के टाइम पर यह लाया गया था। अब ये कैसी योजना है? तो ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित, का मतलब है फंडेड, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है टोटल, पूर्ण रूप से 100%। और ये हर साल 5 करोड़ तक कोई एमपी अपने एरिया के डेवलपमेंट पर खर्च कर सकता है। राइट? अब इसके तहत किस किस चीज़ों में खर्च किया जाता है? तो शिक्षा में, पेयजल में, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, लाइब्रेरी, इस सब में आप खर्च कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ में क्यों है? तो द स्कीम हैज़ बीन सस्पेंडेड फॉर 2 years टू स्ट्रेंथन द गवर्नमेंट एफर्ट इन मैनेजिंग द चैलेंजेस एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री। तो ये 2 साल के लिए इसको स्थगित किया गया है कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण। अंडर द स्कीम ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ टू चॉइस टू सजेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब आप जो जिला अधिकारी होते हैं उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं और फिर पैसे आप अपने फंड से उस काम के लिए प्रोवाइड करवा सकते हैं। ठीक है? अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो इस तरह से जो 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी मई में आया था, जो काफ़ी चर्चा में था, वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पूरे करंट अफेयर्स और बाकी की भी जो जनरल स्टडीज़ के वीडियोज़ हैं वो मैं आपके सामने लाता रहूँगा, ताकि आपके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, चाहे वो आप एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, या किसी स्टेट पीसीएस में बैठ रहे हो, इनफैक्ट यूपीएससी में भी अगर आप बैठ रहे हैं, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।